हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम जैविक क्षमता यानी कि बायोटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, पर्यावरण प्रतिरोध यानी कि इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, और पोषण क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और संभार तंत्र यानी कि लॉजिस्टिक वृद्धि वक्र या एस आकार और सिग्मोइड वृद्धि वक्र के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। किसी भी पर्यावरण में सामान्यतः जो संसाधन होते हैं वो असीमित नहीं होते, अर्थात लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। तो किसी भी पर्यावरण में असीमित संसाधनों की उपस्थिति तथा किसी सीमाकारी या प्रतिकूल कारकों की या प्रभाव की अनुपस्थिति के कारण किसी भी जीव की संख्या में यानी कि जनन में बढ़ने की या संख्या की मैक्सिमम या बढ़ने की जो अंतर्निहित क्षमता होती है, जिससे उस समष्टि की अधिकतम वृद्धि होती है, उस क्षमता को हम जैविक क्षमता कहते हैं। अर्थात जैविक क्षमता यानी कि बायोटिक पोटेंशियल वो क्षमता है किसी भी जीव की, किसी भी समष्टि की, जीवों की वह अंतर्निहित क्षमता है जो असीमित संसाधनों की उपस्थिति में और किसी भी सीमाकारी या प्रतिकूल प्रभाव ना होने पर जब जीव अपनी मैक्सिमम वृद्धि या मैक्सिमम जनन कर सकता है, उस क्षमता को हम क्या बोलते हैं? बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि बायोटिक पोटेंशियल में हमें केवल 3 चीजें याद रखनी है कि असीमित संसाधन होने चाहिए, प्रतिकूल या सीमाकारी प्रभाव नहीं होने चाहिए, तीसरा उसकी वो क्षमता होती है इन परिस्थितियों में जब कोई जीव अपनी मैक्सिमम जनन, अपनी अधिकतम जनन, अपनी अधिकतम वृद्धि प्राप्त कर लेता है। तो किसी भी जीव की वह क्षमता जिसमें संसाधनों के असीमित होने पर, सीमाकारी प्रतिकूल प्रभाव न होने पर कोई जीव अपनी मैक्सिमम वृद्धि, अधिकतम वृद्धि या अधिकतम जनन को प्राप्त करता है, उस क्षमता को हम बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल यानी कि जैविक क्षमता। लेकिन जैविक क्षमता जो होती है वो किसी भी जीव की नॉर्मली प्राप्त होने वाली क्षमता नहीं होती है, क्योंकि सामान्यतः पर्यावरण में रिसोर्सेज जो होते हैं, संसाधन जो होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लेकिन जैविक क्षमता किसी भी प्रजाति का उच्चतम संभव महत्वपूर्ण सूचकांक है, और जैविक क्षमता के लिए जो पहली कंडीशन होनी चाहिए वो जन्म दर उच्चतम होनी चाहिए और मृत्यु दर न्यूनतम होनी चाहिए, क्योंकि वृद्धि जब ही मैक्सिमम होगी जब जन्म दर ज़्यादा हो, मृत्यु दर ना हो या बहुत कम हो। सामान्यतः प्रकृति में संसाधन लिमिटेड होते हैं, अर्थात वो असीमित नहीं होते। इसीलिए नॉर्मली सभी जीव अपनी मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल को प्राप्त नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वातावरणीय कंडीशंस ऐसी होती हैं जो उसको उस क्षमता तक पहुँचने से रोकती हैं। अब कोई भी पारिस्थितिक कारण या कारक जो उसको आसानी से वहाँ तक नहीं पहुँचने देता है, वो उस पॉपुलेशन का विरोध करता है, उसकी वृद्धि का विरोध करता है। तो जो ये वातावरणीय कारक संसाधन होते हैं, ये किसी भी जीव की जो वृद्धि होती है, उसकी चरघातांकी जो वृद्धि होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, उसका विरोध करते हैं और उसको उस जैविक क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। संसाधनों की सीमितता यानी कि जो संसाधन सीमित है, संसाधनों की सीमितता वह इस प्रकार के जो पर्यावरण कारक होते हैं जो सब मिलाकर, यानी कि जो संसाधन है सीमित वो प्लस पर्यावरण कारक जो किसी भी समष्टि को उसकी उच्चतम वृद्धि को प्राप्त करने से रोकते हैं, उन सबको सामूहिक रूप से कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? वातावरणीय प्रतिरोध यानी कि पर्यावरण प्रतिरोध और इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो किसी भी पर्यावरण में
नॉर्मली जो वातावरणीय संसाधन होते हैं, वातावरणीय परिस्थितियां होती हैं, वो उसको इस बायोटिक पोटेंशियल, ये इसकी बायोटिक पोटेंशियल है। किसी भी जीव की जे शेप्ड कर्व जो होता है, मैक्सिमम ग्रोथ जो अचीव करता है, वो बायोटिक पोटेंशियल कहता है। लेकिन ये सब इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस के कारण वो ये प्राप्त नहीं कर पाता और ये एस शेप या सिग्मोइड कर्व प्राप्त कर पाता है। तो वो सभी पर्यावरणीय कारक और सीमित संसाधन जिसके कारण कोई जीव इस मैक्सिमम वृद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, अर्थात बायोटिक पोटेंशियल को प्राप्त नहीं कर पाता है और एक कम जो वृद्धि होती है उसको अचीव कर पाता है, प्राप्त कर पाता है, उन सभी को हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज है वहां पर कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि पोषण क्षमता या वहन क्षमता या धारण क्षमता। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पर्यावरण में वहन क्षमता या धारण क्षमता का मतलब क्या है कि जैविक प्रजातियों की वो अधिकतम संख्या या अधिकतम जनसंख्या या अधिकतम आकार जिसे उस विशिष्ट वातावरण में बनाया रखा जा सकता है। अर्थात किसी पर्यावरण में वहन क्षमता यानी कि धारण क्षमता जैविक प्रजातियों की वह अधिकतम संख्या होती है जो उस विशिष्ट वातावरण में बनाए रखी जा सकती है, अर्थात जिसे भोजन, आवास, जल और अन्य संसाधन प्रदान किए जा सकते हैं। अर्थात किसी भी पर्यावरण में धारण क्षमता वो जनसंख्या होती है, वो समष्टि का आकार होता है जो उस पर्यावरण विशेष में रह सकता है, आसानी से वहां सरवाइव कर सकता है। अर्थात किसी समष्टि के जीवों की वह अधिक से अधिक संभावित संख्या जो कोई आवास और पर्यावरण उसे पोषित और वहन कर सकता है, धारण कर सकता है और जिसके बाद कोई वृद्धि संभव नहीं होती है, उसकी धारण क्षमता के कहलाती है। अब हम संभार तंत्र यानी कि लॉजिस्टिक वृद्धि पढ़ेंगे। ऐसा आकार का जो वक्र कर्व होता है, इस वृद्धि कर्व का जो संबंध होता है वो बेल्जियन गणितज्ञ थे पायरी वर्हल्स्ट। पायरी वर्हल्स्ट थे, उन्होंने प्रस्तुत किया था और उन्होंने कहा कि समष्टि का जो वृद्धि होती है वो समष्टि घनत्व पर निर्भर करती है और प्रकृति में किसी भी समष्टि में जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, अर्थात असीमित नहीं होते। अतः वो कोई भी समष्टि अपनी 4 घातांक की वृद्धि यानी कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ है, वो ज़्यादा अचीव नहीं कर सकती। उसके अंदर वो 4 घातांक की वृद्धि नहीं हो पाती क्योंकि साधन सीमित होते हैं, संसाधन असीमित नहीं होते हैं और इसके कारण वहाँ व्यष्टियों में जो व्यक्तिगत जीव हैं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है और प्रतिस्पर्धा के कारण ही योग्यतम जीव जो होते हैं, जो वहाँ पर बेस्ट जीव होते हैं, योग्यतम जीव ही जीवित रह पाते हैं और जनन कर पाते हैं, जबकि जो योग्यतम नहीं होते वो मर जाते हैं और या कहीं और चले जाते हैं। अनेक राष्ट्रों ने भी इसी तथ्य को समझकर मानव की आबादी की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए अनेक प्रतिबंध लगाए हैं। किसी भी प्राकृतिक आवास में जो अधिकतम संख्या जिसका पालन पोषण किया जा सकता है, जिसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होते हैं, उसके बाहर उस प्रजाति की और अधिक वृद्धि संभव नहीं होती। उस आवास में उसकी कैरिंग कैपेसिटी यानी कि पोषण क्षमता या धारण क्षमता कहलाती है, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी आवास में सीमित संसाधन होने पर जो वृद्धि कर रही पॉपुलेशन होती है, जो वृद्धि कर रही जो समष्टि है, वो प्रारंभ में पहले लैग फेज प्रदर्शित करती है जहां पर वृद्धि ना के बराबर होती है या अनुपस्थित होती है। उसके बाद दूसरी वो घातांकी अवस्था प्रदर्शित करती है जहां पर वृद्धि बहुत अधिक होती है। तीसरी फिर डिक्लाइन फेज होती है यानी कि जब मंदन अवस्था, जहां पर अब वृद्धि मंद हो जाती है और एक स्टेज के बाद वो स्टडी हो जाती है, अंतःस्पर्शी अवस्था या स्थिर अवस्था होती है और अब इसमें वृद्धि बढ़नी बंद हो जाती है और वे कांस्टेंट हो जाती है। तो इस प्रकार की वृद्धि से सिग्मोइड कर्व बनता है और इस सिग्मोइड कर्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन से जिसमें होता है dn माइनस डी टी, dn अपॉन डी टी इज इक्वल टू। अब यहाँ पर rn जो पहले वाला था वो सेम है, लेकिन अब अंतर क्या आता है यहाँ पर k माइनस n अपॉन n। ये इसकी वो
समीकरण होता है जिसमें R वही है इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ है, K जो है यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी है और N जो होती है वो पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन डेंसिटी है प्रारंभ में। तो N यहाँ पर क्या है, समय T पर जो समष्टि का घनत्व है, R प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर है यानी कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, और K जो है पोषण क्षमता है। किसी भी समष्टि में, किसी भी प्राणियों की समष्टि में जो वृद्धि के लिए संसाधन होते हैं परिमित होते हैं, अर्थात वो असीमित नहीं होते और कुछ समय बाद वो सीमित होना प्रारंभ कर देते हैं। इससे जो लॉजिस्टिक कर्व बनता है और लॉजिस्टिक समष्टि वक्र जो होता है, इसीलिए इसको ज़्यादा यथार्थपूर्ण माना जाता है कि प्रकृति में अधिकांश जीवों में इसी प्रकार का कर्व पाया जाता है, क्योंकि जो प्रकृति होती है उसके अंदर संसाधन सामान्यतः सीमित होते हैं, असीमित नहीं होते। सिग्मॉइड कर्व में बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। पहली लैग फेज, दूसरी घातांकीय अवस्था, तीसरी मंदन अवस्था और चौथी स्थिर अवस्था। मंदन अवस्था से पहले सबसे पहले लैग फेज आती है। लैग फेज में जीव के अनुकूलन की अवस्था, जिसमें वृद्धि या तो नगण्य होती है या अनुपस्थित होती है, वो लैग फेज कहलाती है। यहाँ पर बहुत कम ग्रोथ होती है। इसके बाद त्वरण अवस्था यानी कि एक्सेलरेटेड फेज यानी घातांकीय अवस्था, इसमें वृद्धि पहले धीमी होने के बाद अब यहाँ पर वृद्धि तेज हो जाती है, तीव्र हो जाती है, क्योंकि संसाधनों का प्रयोग अब वो करने लगते हैं जीव। इसके बाद मंदन अवस्था आती है, अब पर्यावरण प्रतिरोध के बढ़ने से अब यहाँ पर जो उसकी वृद्धि होती है वो कम हो जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मंदन अवस्था बोलते हैं यानी कि डिक्लेरेटरी फेज बोलते हैं। उसके बाद चौथी होती है जो अंतःस्पर्शी अवस्था, स्थिर अवस्था। अब यहाँ पर जो वृद्धि की दर है वो निश्चित हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, जिसे हम सिम्पटोट भी बोलते हैं। और ये एसिम्पटोट जो होता है वो इसकी स्टडी स्टेट को यानी कि स्थिर अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो लोगेस्टिक कर्व में और पहले वाले कर्व में क्या अंतर होता है कि इसमें Rn इंटू K माइनस N अपॉन K होता है, जहाँ K कैरिंग कैपेसिटी होती है और बाकी Dn अपॉन dt इक्वल टू Rn सेम होता है, बस इसमें इतना अंतर आता है। और इसमें 3 अवस्थाएं दिखाई दे रही थी, इसमें बेसिकली 4 अवस्थाएं होती हैं। उसमें लैग फेज, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज और उसके बाद फिर क्रैश फेज थी। इसमें लैग फेज, फिर एक्सपोनेंशियल फेज या एक्सेलरेटरी फेज, घातांकीय अवस्था, उसके बाद फिर डिक्लेरेटरी फेज यानी कि मंदन अवस्था, उसके बाद फिर स्थिर अवस्था होती है, स्टडी स्टेट होती है। इसके बाद हमें एक टॉपिक और पढ़ना है, वाइटल इंडेक्स। तो वाइटल इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जन्म दर अपॉन मृत्यु दर। किसी भी समष्टि में जो जीव है उनकी जन्म दर अपॉन मृत्यु दर मल्टीप्लाइड बाय 100 को हम क्या बोलते हैं, वाइटल इंडेक्स कहते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।